Welcome everyone to lecture 2 of our labor law series, and today's focus is on the Industrial Disputes Act 1947, its scope, object and definition and concept of the term industry. So the objective of Industrial Disputes Act is to secure industrial peace and harmony by providing machinery and procedure for the investigation and settlement of industrial disputes by negotiations. जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है, एज द नेम सजेस्ट, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, पीसफुली सेटलमेंट करने के लिए एक मशीनरी प्रोवाइड करता है, प्रोसीजर प्रोवाइड करता है. द एक्ट डील्स विद रिट्रेंचमेंट प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयज़, प्रोसीजर फॉर ले ऑफ, प्रोसीजर एंड रूल्स फॉर स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स ऑफ द कंपनीज. So there are terms that have been used like retrenchment, layoff, strikes, lockouts. ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे. बट इन सभी को भी प्रॉपर प्रोसेस क्या होता है एक ले ऑफ का, एक लॉकआउट का, स्ट्राइक का, अगर कंपनी में किसी भी वजह से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप स्ट्रेन हो रहा है और एम्प्लॉयज़ अगर स्ट्राइक करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, वो सब ये एक्ट में गवर्न किया हुआ है. Industrial disputes have adverse effects on industrial production, efficiency, cost, quality, human satisfaction, discipline, technological and economic progress, and finally on the welfare of the society. तो जब भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होती हैं और जिसकी वजह से लॉकआउट हो रहा है या स्ट्राइक हो रही है तो उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है. अगर स्ट्राइक हो रही है तो फिर प्रोडक्शन उतना नहीं होगा और कॉस्ट बढ़ जाएगी. तो इस तरह से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स काफ़ी इफ़ेक्ट आता है प्रोडक्शन पे, एफिशिएंसी पे, कोस्ट पे. तो इस वजह से जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है. अ डिसकंटेंट लेबर फोर्स nursing in its heart mute grievances and resentments cannot be efficient and will not possess a high degree of industrial morale, and thus the Industrial Dispute Act of 1947 was passed as a preventive and curative measure. तो बेसिकली इस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप को स्मूथ रखने के लिए 1947 का एक्ट जो है इनेक्ट किया गया था. इट्स अ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव मेजर. जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, इट केम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ April 1947, that is 1st April 1947, and the aim is to protect the workmen against victimization by the employers and to ensure social justice to both employers and employees. तो हर एम्प्लॉयर की कुछ एक ड्यूटीज़ हैं, राइट्स हैं. सिमिलरली एम्प्लॉयज़ के भी ड्यूटीज़ एंड राइट्स हैं. अगर वो प्रॉपरली उनको चेक कर रहे हैं कि अपनी ड्यूटीज़ और राइट्स प्रॉपरली कर रहे हैं तो दैट वुड हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ द वर्कमैन अगेंस्ट द विक्टिमाइजेशन. और जो भी प्रोसीजर है, मशीनरी है इस एक्ट में प्रोवाइड किया गया है, वो उन राइट्स और ड्यूटीज़ को ध्यान में रख के ही किया गया है. सो इट इज़ इन फर्दरेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल गोल ऑफ सोशल जस्टिस. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है सोशल जस्टिस का, उसको अचीव करने में ये लेजिस्लेशन हेल्प करता है. द यूनिक ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट इज़ टू प्रमोट कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड मेंटेन पीसफुल एटमॉस्फेयर इन इंडस्ट्रीज़. तो यहाँ पे एक टर्म यूज़ होती है दैट इज़ कलेक्टिव बार्गेनिंग. तो जब हम देखते हैं जो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई है दोनों सेम पोजीशन में नहीं होते हैं. एम्प्लॉयर के पास ज़्यादा पावर्स हैं, एम्प्लॉई इतना पावरफुल नहीं है. तो इसलिए सभी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मिलके यूनियंस बना लेते हैं. ये सब क्यों होता है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सके, ताकि सब कलेक्टिवली दे विल हेल्प इन रेजिंग द वॉइसेस ऑफ द वीकर. सो अगर सब साथ में कलेक्टिव बार्गेनिंग करेंगे तो वो एम्प्लॉयर से इक्वली नेगोशिएट कर सकते हैं. कोई भी एम्प्लॉयर एक अकेले एम्प्लॉय को विक्टिमाइज़ कर सकता है, बट अगर यूनियन खड़ी है उसके पीछे तो दे विल इंश्योर कि उसको भी सुना जाए. तो इस तरह से एक बैलेंस आता है दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में. फर्दरमोर इट मेंटेन्स अ पीसफुल एटमॉस्फेयर. कैसे? इलीगल स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स को अवॉइड करके. इट प्रोवाइड्स फॉर रेगुलेशन ऑफ ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट ऑल्सो. And the objective of the act is to secure industrial peace and harmony by providing machinery and procedure for investigation and settlement of industrial disputes by negotiations. तो मेजरली जो इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि एक जो रिलेशनशिप है वो स्टेबल रहे,
हारमनी बनी रहे, देयर शुड बी इंडस्ट्रियल पीस, ताकि जो प्रोडक्शन है, एफिशिएंसी है, सब अच्छे से चले. एंड ऑल्सो अगर कोई दिक्कत है तो उसमें एक मशीनरी और प्रोसीजर होना चाहिए, प्रॉपर प्रोसीजर जो इस कोड के अंदर प्रोवाइडेड है. एंड it also provides various methods of negotiation like arbitration, reconciliation, etc., etc. Also, it provides for collective bargaining. It promotes collective bargaining. तो ये सभी एक्ट का ऑब्जेक्टिव है. Now coming to the scope and applicability of the act. The objective of Industrial Dispute Act, as we have studied, is to secure industrial peace and harmony. And how? By providing a machinery and procedure for investigation and settlement of industrial disputes by negotiations. अब industrial disputes क्या होते हैं? And to begin with, what is an industry? और who is a workman? Who is a employer? तो ये सभी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे, पर आज के लिए विल स्टार्ट विद व्हाट इज़ एन इंडस्ट्री. तो जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, it also provides for provision of payment of compensation on account of closure or layoff or retrenchment. जो भी ये न्यू टर्म्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, तो अभी इसके ऊपर मैं इतना समझा नहीं रही हूँ. सो लेट्स जस्ट रीड दिस. Secondly, it provides procedure for prior permission of appropriate government for laying off, retrenching the workers. Basically the idea is कि जब भी कंपनी को एक बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को इकट्ठे निकालना होता है किसी भी वजह से, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से, मंदी आ गई है मार्केट में, तो उन सभी के रिस्पेक्ट में ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, ये सब चीज़ें होती हैं. तो उसके लिए जो प्रोसीजर है कि प्रायर परमिशन चाहिए आपको गवर्नमेंट का, ये सब प्रोवाइड किया जाता है. तो इससे क्या होगा, एक रिलेशनशिप में सर्टेनिटी आएगी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के. उन्हें पता है कि उनके राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं respectively. So then coming to unfair labor practices on parts of employer or a trade union or workers, तो इन सभी का क्या क्या रोल है, कितना राइट्स है, वो सब. Then this important case of Dimakuchi Tea Estate versus Dimakuchi Tea Estate workmen of Dimakuchi Tea Estate versus Dimakuchi Tea Estate. So in this, the objectives of this act were summed up by the Supreme Court. Let's see those. First, preserving amity and good relations between employer and workmen. जो भी एम्प्लॉयर और वर्कमैन हैं उनके रिलेशंस को सिक्योर करना, एमिटी और अच्छे रिलेशंस बने रहें दोनों के. एंड इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स जो भी हैं, जो कि एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में हैं, या फिर एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में है, जो भी कोई भी तरह की इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो अराइज करती है इन कोर्स ऑफ बिजनेस, वो सभी सेटलमेंट के लिए प्रोवाइड करता है. प्रिवेंशन ऑफ इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, इन सभी के लिए. रिलीफ टू वर्कमैन, अगर ले ऑफ कर रहे हो, हटा रहे हो वर्कमैन को, बहुत सारे लोगों को इकट्ठे, तो उधर रिलीफ के लिए भी ये बात करता है. एंड लास्टली कलेक्टिव बार्गेनिंग. तो ये सभी 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो दिमाकुची टी एस्टेट केस में सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किए थे. नाउ दिस एक्ट इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया. तो ये इसका एप्लीकेशन है, दैट इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया. इट रेगुलेट्स लेबर लॉ एज फार एज ट्रेड यूनियंस आर कंसर्न्ड एंड अप्लाइज टू एवरी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट carrying on any business, trade, manufacture, distribution of goods and services, irrespective of number of workmen employed therein. तो इसमें मेन बात नोट करने की है कि ये एक तो होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई करता है, एंड सेकेंडली टू ऑल द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स. अब इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट क्या है, एक इंडस्ट्री क्या है, ये पढ़ने की इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि अगर कोई इंडस्ट्री है ही नहीं, कोई एस्टेब्लिशमेंट, तो वहाँ पे ये अप्लाई करेगा ही नहीं. इसलिए लेट्स प्रोसीड टू द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री. नाउ सेक्शन 2 provides for definitions, and section 2J it provides the definition of industry. Now industry, earlier before the 1982 amendment, this amendment,
इट वॉज अ सिंपल डेफिनेशन. क्या थी डेफिनेशन? कि कोई भी बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चर और कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉयर्स and includes any calling, service, employment, handicraft or industrial occupation or a vocation of workmen. ये सब इंडस्ट्री था. कोई भी बिजनेस है, ट्रेड है, जहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ये सभी चीज़ें इंडस्ट्री में इंक्लूडेड थी. बट देन केम द अमेंडमेंट ऑफ 1982. डेफिनेशन को सब्सटीट्यूट कर दिया गया बिकॉज देयर वर वेरियस सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशंस, जिसकी वजह से जो पूरा इंडस्ट्री का एम्बिट है, स्कोप है इस टर्म का, वो चेंज हो गया था. तो अब जो है इंडस्ट्री मीन्स इट्स अ सिस्टमेटिक एक्टिविटी. एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी है कैरिड ऑन बाय कॉपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड हिज वर्कमैन. एम्प्लॉयर और वर्कमैन के कॉपरेशन से ये सिस्टमेटिक एक्टिविटी हो रही है, चाहे वो डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं, एजेंसी से हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, कैसे भी हो सकते हैं. किस पर्पजेज़ के लिए? प्रोडक्शन के लिए, सप्लाई के लिए, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज. दोनों इंक्लूडेड हैं, गुड्स भी और सर्विसेज भी. विद अ व्यू टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स और विशेज़. क्या अल्टीमेट ऑब्जेक्ट हो सकता है? सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड विशेज़. Not only those which are merely spiritual or religious in nature, but like relating to the economical part. Whether or not, अब ये सभी जो दिए गए हैं इंग्रेडिएंट्स, ये चेक करने हैं कि एनी कैपिटल हैज़ बीन इन्वेस्टेड फॉर पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन सच एक्टिविटी. कि कैपिटल उधर इन्वेस्ट की गई है या नहीं की गई है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट. अगर ये सभी चीज़ें कि वर्कमैन और एम्प्लॉयर जो है एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी चला रहे हैं टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, तो वहाँ पे आप उसको इंडस्ट्री बोल सकते हैं. और ये सिस्टमेटिक एक्टिविटी किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है, प्रोडक्शन के लिए, सप्लाई के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, आइदर गुड्स की भी हो सकती है और सर्विसेज की भी हो सकती है. देन क्या उधर एक मोटिव है कि गेन और प्रॉफिट हो? ऐसा ज़रूरी नहीं है. अगर गेन या प्रॉफिट के लिए है तो भी इंडस्ट्री है, अगर नहीं है तो भी इंडस्ट्री है. एंड इंक्लूड्स एन सैनिटेशन, any activity relating to promotion of sales or business or carried on by establishment, but doesn't include. इसने दो चीज़ें कहा है कि सैनिटेशन में इंक्लूड होगा और दूसरा प्रमोशन ऑफ सेल्स और बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है वो भी इंक्लूड होगा. लेकिन क्या इंक्लूड नहीं होगा? हियर एग्रीकल्चरल ऑपरेशन. ठीक है, लेकिन जहाँ पे एग्रीकल्चरल ऑपरेशन इज़ कैरिड ऑन इन सच अ मैनर कि वो इंटीग्रेटेड है विद अनदर एक्टिविटी. जो एक्टिविटी हमने ऊपर पढ़ी है, यानी कि जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जिसे हम कह सकते हैं, अगर उसके साथ इंटीग्रेटेड है एंड वो प्रीडोमिनेंट है तो वहाँ पे हो सकता है, वरना मेनली जो एग्रीकल्चरल ऑपरेशन है सिर्फ वो एक इंडस्ट्री में नहीं आएगा. नाउ the hospitals and dispensaries, they are not included. Educational, scientific research institutions और institutions managed wholly और substantially, जो भी charitable institutions हैं वो social या philanthropic services offer कर रहे हैं. खादी या village industries जो हैं वो included नहीं हैं. Then government का जो भी sovereign function है उससे related कोई भी activity जो है वो include नहीं हो गई. फॉर एग्जाम्पल डिफेंस रिसर्च, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, इवन रेलवेज, ये सभी आ जाएंगे. एनी डोमेस्टिक सर्विस, कोई भी डोमेस्टिक सर्विस है, या फिर एनी एक्टिविटी बीइंग अ प्रोफेशन प्रैक्टिस बाय एन इंडिविजुअल और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स इफ द नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड कंसर्निंग सच प्रोफेशन इज़ लेस देन 10. कोई भी ऐसा प्रोफेशन है और या फिर ऐसी एक्टिविटी है जहाँ प्रोफेशनल्स को एम्प्लॉय कर रहे हो, बट वो प्रोफेशनल्स अप टू 10 होने चाहिए, उससे ज़्यादा में फिर वो इंडस्ट्री में आ जाएगा. एनी एक्टिविटी बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्लब, या फिर कोई भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकती है इफ़ नंबर ऑफ पर्सन्स इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस में लेस देन 10 है तो भी नहीं. नाउ हमने ये सब पढ़ लिया. लेट्स फर्स्ट कम टू द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द एंड एवोल्यूशन ऑफ हाउ द टर्म इंडस्ट्री हैज़ widened its ambit, or how is it understood in current times, and then we'll once again go back to the definition part and we'll conclude our lecture. So let's start with the case. Here I'll start with the case State of Bombay versus Hospital Mazdoor Sabha.
So that was the first case. I'll write it down for you. So the first case that we'll discuss is State of Bombay versus Hospital मजदूर सभा. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्टेट इज कैरिंग ऑन एन अंडरटेकिंग विद इन सेक्शन 2J व्हेन इट रन्स अ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स. कि स्टेट जो है अंडरटेकिंग चला रही है जो वो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स को रन करती है. So it will come under the 2J part of the section 2. And court observed that any activity systematically or habitually undertaken for production or distribution of goods or for rendering of material services to community at large या फिर part of such community, तो with the help of an employee is an undertaking. तो यहाँ पे कोर्ट ने undertaking की definition क्या होती है उसको बताया कि systematically या फिर हैबिचुअली अंडरटेकन एक्टिविटी. कैसी एक्टिविटी? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स या फिर रेंडरिंग ऑफ मेडिकल सर्विसेज टू द कम्युनिटी, ये अंडरटेकिंग में आएंगे. एंड सेकेंडली दैट द कैरेक्टर ऑफ एक्टिविटी जो है वो वेदर इट इज़ फॉर प्रॉफिट और नॉट, इट डजेंट मेक अ डिफरेंस. तो प्रॉफिट है भी, दैट इज़ प्रॉफिटेबल है या नहीं है, डज नॉट मैटर. ठीक है. सो दैट वॉज द the judgment of State of Bombay versus Hospital Mazdoor Sabha case. Then came the case of management of Safdarjung Hospital versus Kuldeep Singh. This case was in 1970 and the Hospital Mazdoor Sabha case was in 1960. So in this Safdarjung Hospital case, what was held that a place of treatment of patient run as a department of government was not industry. तो यहाँ पे हमने इंडस्ट्री कैंसिल कर दिया कि ये इंडस्ट्री नहीं है, जबकि हमने ऊपर बोला. और ऊपर जब हमने बोला इन केस ऑफ हॉस्पिटल मजदूर सभा, तब हमने उसे एज एन अंडरटेकिंग इंक्लूड किया था इन द डेफिनेशन. एंड बिफोर द 1982 अमेंडमेंट इन द एक्ट, हमने अंडरटेकिंग को इंडस्ट्री की डेफिनेशन में इंक्लूड किया हुआ था. अभी तक 1982 की जो हमने बाद वाली द डेफिनेशन वी हैव रेड, उसको नहीं अभी देखना है. अभी हमने पुरानी डेफिनेशन पे देखना है क्योंकि ये केसेस पुराने हैं. तो सेकंड वाले केस में, सफदरजंग हॉस्पिटल केस में, मना कर दिया गया कि जो हॉस्पिटल्स हैं रन बाय द गवर्नमेंट, जो पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए हैं, वो इंडस्ट्री नहीं होंगे. देन द थर्ड केस एंड वेरी लैंडमार्क केस, दैट इज़ बेंगलोर वाटर सप्लाई केस वर्सेस ए राजप्पा. एंड मेनली दिस वाज द केस जिसकी वजह से जो अमेंडमेंट है वो आया डेफिनेशन में. इट वाज in 1978. So what was held in this case? Supreme Court overruled the Safdarjung Hospital case and approved what was laid in Hospital Mazdoor Sabha case. ठीक है. तो इस केस के थ्रू this was overruled and इसको held किया गया. तो we can say that हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ आर श्योरली सर्विस एंड हेंस इंडस्ट्रीज़. तो हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हैं वो सर्विसेज हैं, और क्योंकि सर्विसेज आर इंक्लूडेड तो ये देयरबाय इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आएंगी. द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वाइल अंडरटेकिंग वेलफेयर एक्टिविटीज़ कैन नॉट बी एंगेज्ड इन डिस्चार्जिंग सॉवरेन फंक्शंस एंड हेंस फॉल विद इन द 2J ऑफ द. तो यहाँ पे ये कोई सोवरेन फंक्शन नहीं. सोवरेन फंक्शन क्या होता है कि सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है. तो जैसे हमने पढ़ा कि एटॉमिक प्लांट्स जो भी हैं, ये सब न्यूक्लियर
से रिलेटेड जितने भी प्लांट्स हैं, ये सब सोवरेन फंक्शन में आते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है। बट एक हॉस्पिटल फैसिलिटी प्रोवाइड करना ये सोवरेन फंक्शन में नहीं आता है, एंड देयर बाय वी कैन डिक्लेयर इट एज एन इंडस्ट्री। तो ये हेल्ड हुआ फाइनली बेंगलोर वाटर सप्लाई केस में, जिसने अपहेल्ड किया द हॉस्पिटल मजदूर सभा केस एंड इट ओवररूल्ड द सफदरजंग हॉस्पिटल केस। तो ये तीनों केसेस जो हैं इम्पॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन of whether an educational institution is an industry। अब जो educational institution है उसके लिए हम पढ़ते हैं educational institution। इसके लिए will refer the case of University of Delhi versus रामनाथ। सो जो बेंगलोर वाटर सप्लाई केस था उसमें ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला जो है वो लेट डाउन किया गया। अब यही फॉर्मूला जो है इस केस में अप्लाई किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इन दिस जजमेंट ओनली अप्लाइंग द बेंगलोर वाटर सप्लाई केस के थ्री टेस्ट they held that in case of university or educational institutions, the educational services are provided to society to satisfy human wants जो कि सिर्फ स्पिरिचुअल या रिलीजियस नहीं है, देयरफॉर इट इज़ एन इंडस्ट्री। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी इंडस्ट्री के एम्बिट में लाया गया। देन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वेदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज़ एन इंडस्ट्री और नॉट। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो हैं वो दोनों काम करते हैं, जो कि सॉवरेन भी हो सकता है और नॉन सॉवरेन नेचर का भी हो सकता है। कॉरपोरेशंस सॉवरेन भी हो सकता है और नॉन सॉवरेन भी हो सकता है। एंड नाउ द रीगल और द सॉवरेन फंक्शंस, they are the primary or inalienable functions of the state, though statutorily delegated to a corporation are necessarily excluded from the purview of the definition। तो जो भी sovereign functions जो हैं municipal corporation के वो include नहीं हो सकते इंडस्ट्री में। Where a particular department of corporation falls under the definition of industry, all employees of that department would be entitled to the benefits of this act, irrespective of the nature of services, and where a department discharges both the functions, industrial and non-industrial functions, the predominant functions of department will be the criteria। तो basically यहाँ पे हमने देखना है कि जो non sovereign functions हैं उनके लिए इंडस्ट्री होगा, एंड उसके अलावा अगर सर्विसेज का जो नेचर है वो चाहे इंडस्ट्रियल हो या नॉन इंडस्ट्रियल हो, बट अगर प्राइमरीली इंडस्ट्रियल है तो वहाँ पे भी they will enjoy the benefits accrued to them through the Industrial Disputes Act 1947। एंड ये केस अगर आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, कॉरपोरेशन ऑफ सिटी ऑफ नागपुर वर्सेस इट्स एम्प्लॉयज़। सो दिस वाज द केस। So we have discussed 3 cases for hospital, then for educational institution University of Delhi versus Ramnath case, and for municipal corporation this case of corporation of city of Nagpur and versus its employees। And now coming to the triple test that was laid down। So the Bangalore water supply judgment was a 7-judge bench judgment। It was a landmark judgment, and it was held that will see systematic activity, cooperation between employer and employee, and production or distribution of goods and services to satisfy human wants। तो ये 3 बेसिक टेस्ट के लिए हम देखेंगे एलिमेंट्स हैं कि नहीं, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि इंडस्ट्री है कि नहीं। और ये तीनों एलिमेंट्स यही ट्रिपल टेस्ट को बेसिस रख के हमने जो डेफिनेशन है 1982 वाली उसमें चेंजेस किए थे थ्रू 1982 अमेंडमेंट एक्ट। सो इट शुड बी अ सिस्टमेटिक एक्टिविटी, देयर शुड बी कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, एंड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स या सर्विसेज होगा, किस लिए? टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। सो
what do we mean by systematic activity is that it should be in an organized manner, not haphazard, and it should be a collaborative relationship between employer and employee. And lastly, the organization must be engaged in production or distribution of goods or services to satisfy human wants. Now, coming to the case of this Jaising case. Before that, the Bajbaj municipality case is another case on municipality, whether municipal corporation can be a industry or not. As we have discussed, let's apply it to the issue. Whether municipal services like water supply and sanitation, do they constitute industry? तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इंडस्ट्री है कि नहीं? तो उसके लिए जो हमने दो चीज़ें की थी कि क्या वो एक सॉवरेन फंक्शन है तो इंडस्ट्री नहीं होगी, नॉन सॉवरेन फंक्शन है कैन बी इंडस्ट्री. अब नॉन सॉवरेन फंक्शन है पर उस एक्टिविटी का नेचर क्या है, इंडस्ट्रियल नेचर है या नॉन इंडस्ट्रियल नेचर है, उसको टेस्ट करेंगे. अगर इंडस्ट्रियल नेचर है तो वो इंडस्ट्री में आएगा. तो देयरफॉर हमने देखा सिस्टमेटिक वर्क होता है एम्प्लॉय कोऑपरेशन से, तो हमने कहा येस इट्स एन इंडस्ट्री. नाउ द लास्ट concluding case, because it was a recent case, जयबीर सिंह केस 2005. यहाँ पे बेंगलोर वाटर सप्लाई केस को री एग्जामिन किया गया था एंड देयर वाज अ नीड फॉर नैरोइंग द डेफिनेशन, स्पेशली जहाँ पे भी नॉन प्रॉफिट और सॉवरेन फंक्शन सेक्टर्स हैं उनके लिए. सॉरी. सो बट बिकॉज इट वाज अ 7 जज बेंच, तो अभी तक कोई ओवर रूलिंग नहीं हुआ है. नाउ टू कंक्लूड, हमने आज पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, स्कोप क्या थे 1947 एक्ट के, जो कि बेसिकली स्ट्रीमलाइन करना था एक जो रिलेशनशिप है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, उसमें एक स्टेबिलिटी लाना टू सिक्योर द रिलेशनशिप. तो डिफरेंट प्रोविजन जो है इस एक्ट में डाले गए हैं ताकि वो इंश्योर किया जा सके. नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट जो नाम है उसमें कहाँ पे एप्लीकेबिलिटी होगी, इंडस्ट्री पे ही होगी. अब क्या चीज़ इंडस्ट्री है क्या नहीं है, तो हमने पहले डेफिनेशन देखा जो पुराना डेफिनेशन था. लेट्स गो बैक. सो उधर था बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग, कुछ भी जो है वो हमारा आ जाएगा इंडस्ट्री में. बट क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत ही क्लियर नहीं थी, तो थ्रू द जजमेंट्स इट हैज़ इवॉल्व. और जो बेंगलोर वाटर सप्लाई केस आया था उसमें ट्रिपल टेस्ट डाला गया कि सिस्टमेटिक एक्टिविटी होनी चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए दोनों एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बीच में. तीसरा, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स होना चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन का ताकि वो सेटिस्फाई कर सके ह्यूमन वांट्स को. इसके थ्रू हमने 1982 में नया जो है डेफिनेशन लाया एंड वी हैव एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड कि क्या इंक्लूडेड है क्या इंक्लूडेड नहीं है. So that is it for this video. Thank you so much for watching the video. Please like, comment and subscribe the channel.